नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर पेपर जो करने वाले हैं वो 18 सितंबर का पेपर है। हिंदी टीजीटी मेल का पेपर है। ये शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ था। अभी हमारा आज 2021 का ये पेपर होने के बाद में एक ही पेपर बचता है जो कि 18 सितंबर को हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। ये भी हिंदी मेल का पेपर है। इसको हम कल करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और अभी तक जो है टोटल 2021 वाले 2021 वाले हम टोटल 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके 5 पीजीटी के सेट थे और आपने 4 जो हैं यहाँ पर टीजीटी वाले सेट कंप्लीट कर लिए हैं। 2018 की बात करते हैं तो यहाँ हमने टोटल 11 सेट कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपके 5 पीजीटी और 6 आपके टीजीटी के हैं। 2014 के हमने टोटल जो टायर 1 और टायर 2 आता था ये कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अगर ये वाली क्लास लेना चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं ली है, तो हमारे चैनल पर बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए, आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिलेंगी। और जो प्लेलिस्ट है वो DSSB TGT PGT हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस जो हैं यहाँ पर सीक्वेंस में अवेलेबल होगी। और आप जैसे ही ये क्लास करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस लेना, तो आप एक पेपर पर इनकी डेट को मेंशन करेंगे कि आपने किस डेट का पेपर किया है और किस शिफ्ट का पेपर किया है, तभी आप जाकर ये कंप्लीट कर पाएंगे। वरना आपसे कुछ ना कुछ पेपर, कोई ना कोई पेपर तो ज़रूर छूट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि एक पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 3 होंगे, ऐसे नहीं है। 6 सेट आपके जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं तो 6 सेट आपके TGT के अंदर है और 5 सेट आपके PGT के अंदर देखने को मिले हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगर ये पहला क्लास है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 101। बालाबोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? बालाबोधिनी जो पत्रिका है ये स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है और इसका संपादन जो किया था वो हरिश्चंद्र जी ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनकी 2 अन्य पत्रिकाएं और हैं जिसको कविवचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जाना जाता है। बात अगर बालाबोधिनी की आती है तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1877 है। 1877 में इसका संपादन किया था और ये जो संपादन कार्य है इसका बनारस से हुआ था। कविवचन सुधा की अगर बात करते हैं, कविवचन सुधा का टाइम 1868 था और ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी, 15 दिन में भी आती थी और ये साप्ताहिक भी थी। अगर हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते हैं तो हरिश्चंद्र मैगजीन का टाइम 1873 था और ये एक मासिक पत्रिका थी, बनारस से संपादित होती थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 102। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव के द्वारा नहीं लिखा गया है? डॉक्टर रांगे राघव के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? तो वो भाग्यवती है। भाग्यवती डॉक्टर रांगे राघव के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी आपके जो बनते हैं देवकी का बेटा और बंदूक और बीन तथा पक्षी और आकाश, ये रांगे राघव जी के हैं। भाग्यवती जो है ये 1877 की रचना है। 1877 की ये रचना है और ये जो है श्रद्धाराम फुलोरी की है। श्रद्धाराम फुलोरी का उपन्यास है। किसका है? श्रद्धाराम फुलोरी। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आपके पास नोट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 103। निम्न विकल्पों में से कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं और इनमें से गलत विकल्प का पहचानना है। गलत विकल्प को पहचानेंगे तो मील के पत्थर रामरक्स बेनीपुरी, ये बात सही है। ज़्यादा अपनी और कम पराई अस्क का है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का नहीं है। चेतना के बिंब नहीं है महादेवी वर्मा का, ये गलत है और गलत को ही हमें पहचानना था यहाँ पर। चेतना के बिंब की बात करते हैं तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। और अगर महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं तो पद के साथ ही इनका संस्मरण है, पद के साथ ही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 104। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है।
क्वेश्चन 105, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रिपोर्टाज वाला अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो आप चैनल पर ले सकते हैं। काफ़ी छोटा क्लास है क्योंकि लघु विधाएँ हैं, इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है। और जितनी भी आज तक हमने की हैं, जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बने हैं, वो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप वो क्लास ले लेते हैं तो रिपोर्टाज से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, यहाँ तो आंसर आपका शिवदान सिंह चौहान बन जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ऑर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? जो ऑर्थर कानन डायल हैं, इनसे हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ है? तो गोपाल राम गहमरी ये प्रभावित हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 107 को देखते हैं। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? ये पूस की रात में किया गया है। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात में हुआ है। और इनकी जैसे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, महातीर्थ भी है, घासी वाली भी है, घास वाली जो है, और नमक का दारोगा है, पूस की रात इनकी कहानी है, पूस की रात। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और झबरे कुत्ते का जो वर्णन है ये भी पूस की रात में ही हुआ है। इसमें झबरा कुत्ता है, मुन्नी है और हल्कू है। अगर बात नमक के दारोगा की करते हैं तो इसमें बंसीधर है, आपका अलोपीदीन है। घासी वाली की बात करते हैं तो इसके मुख्य पात्र मुलिया भी होगा, महावीर होगा, युवक चैन सिंह होगा और बिरजू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलासी जो है आपकी महातीर्थ की है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो इसको तो कोई भी आंसर दे देगा। आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपका राइट आंसर होगा। और कब से कब तक? ये 1903 से लेकर, कब से कब तक का टाइम पीरियड है इनका? 1903 से लेकर और 20 तक का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। देखिए कल भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, आज भी आया है, और 18 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रिय प्रवास को, वैदेही वनवास को, हरिओद सिंह उपाध्याय को थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ लेंगे। इन्हीं की रचनाएँ हैं ये। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो में लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। आपका ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी के द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो पैरों तले जमीन यहाँ इनका नहीं है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 111, निम्न में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? नए पत्ते, ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। नए पत्ते ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और जैसे आपका शेखर जोशी की रचनाओं के साथ में आता है साथ के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, शेखर जोशी की। लेकिन नए पत्ते आपकी किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की होगी। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? चीड़ों पर चांदनी ये निर्मल वर्मा का निबंध है। चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट देखिए 113 क्वेश्चन, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ये एक सामाजिक उपन्यास है। और किसका है? श्रद्धाराम फुलोरी का। अभी मैंने आपको बताया इसकी जो रचना हुई थी भाग्यवती की, ये 1877, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1877 है। और डॉक्टर विजयमल की अगर हम बात करते हैं, विजयमल ने क्या माना था? इनको प्रथम हिंदी का उपन्यास माना था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था भाग्यवती को। भाग्यवती उपन्यास को, जो कि श्रद्धाराम फुलोरी जी का है, 1877 की रचना है, एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मन ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। ठीक है, यहाँ तक की बात याद रखेंगे सारी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 114 को देखिए, काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन पूछा जाता है, किसका है? अर्नोल्ड का एक कथन है। आगे चलिए क्वेश्चन 115,
हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर किया गया है भाई। हिंदी अगर उपन्यासों की बात करते हैं तो इसमें प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 116 को देखिएगा। सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी की पात्र है? बहुत बार रिपीट हुआ है हिंदी यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका, और ये पत्नी से है। सुनंदा जैनेंद्र की कौन सी कहानी की पात्र है? पत्नी से है। क्वेश्चन देखिए 117, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकरतायन जी की रचना है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 118, जैनेंद्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर सही कालक्रम का विकल्प क्या होगा? और ये रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन। यहाँ परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है और कल्याणी है। परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये आपका सही कालक्रम बनेगा जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का। बात करते हैं परख की, तो परख जो है आपकी वो 1929 की रचना है, 1929 की रचना है। और अगर सुनीता की बात करते हैं तो सुनीता की अगर बात करते हैं तो सुनीता आपकी होगी 1934 की रचना, 1934 की रचना होगी। अगर बात त्यागपत्र की आती है तो त्यागपत्र का जो टाइम होगा ये टाइम आपका 1937 हो जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम, ठीक है। और अगर कल्याणी की बात करते हैं तो 1939 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1939 कल्याणी की बात करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो याद रखेंगे ना, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, 2-3 बार बोलेंगे तब भी आपको लर्न हो जाएंगी ये चीज़ें। क्वेश्चन देखिए 119, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत किसकी रचना है? ये भी रिपीट हो चुका है, रेगुलर स्टूडेंट एकदम पहचान लेंगे क्वेश्चन को। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। देखिए आगे क्वेश्चन 120, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं तो वो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास से सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 121, अपनी जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? जो जापानी लोक कथा है इस पर आधारित कविता हमें बताना है, तो असाध्य वीणा होगा राइट आंसर, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है ये अज्ञे जी की है, ठीक है। अज्ञे जी की एक कविता है ये, और इसका जो भाव है वो अहंकार का विसर्जन है। ये एक लंबी कविता है, अहंकार के विसर्जन के भाव इसमें लिए गया है। और अगर बात करें अज्ञे जी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कविताओं की तो उसमें नदी के द्वीप आ जाता है, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, और यह द्वीप अकेला, कितनी नाव में कितनी बार, इस तरह से ये कविताएं किसकी हैं? अज्ञे जी की हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 122, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की हो जाती है रचना। आगे चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 123, सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य संग्रह है ये पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? ये 1928 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? नवीन उपनाम की बात करते हैं तो कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राइट आंसर बनेगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नेक्स्ट 125, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है? कौन सी कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है? अधखिला फूल इनका नहीं है, बाकी सरोज स्मृति, बादल राग और राम की शक्ति पूजा इनकी कविताएं हैं। अधखिला फूल 1907 की रचना है। अधखिला फूल की बात करते हैं तो ये 1907, आप नोट डाउन करेंगे इसको, 1907 की ये रचना है। और ये किसकी है? हरिओद जी की रचना है। हरिओद जी का एक और आपका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है, ये भी हरिओद जी का है, इनको याद रखेंगे। हरिओद जी ठेठ हिंदी का ठाठ, ये उपन्यास जो है इनका मुहावरों से भरा हुआ है और इसको पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है मुहावरों की। इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। और देखिए आप एक चीज़ और कि ये जो अधखिला फूल ये तीसरी बार मतलब हरिओद जी का हमने जिक्र किया है यहाँ पर,
ठीक है, अभी तक के क्वेश्चंस में। तो हरिओद जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, इनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। इनकी नहीं छोड़नी रचनाएं, सारी ही रचनाओं को ध्यान से देखना है। स्पीड अगर आपको थोड़ी कम लगे तो आप बढ़ा कर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 126, वीणा उच्छ्वास ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और मूर्ध्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? मूर्ध्य गुण से जो परिपूर्ण रचनाएं हैं, ये वाली रचनाएं आपकी वीणा हुई, उच्छ्वास हुआ, ग्रंथि है, ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन 127, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मंजीर काव्य संग्रह की बात करते हैं तो गिरजा कुमार माथुर जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 128, भारतेंदु ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन की बात कर रहे हैं ये, और पूछते हैं कि इसमें किसका परिचय दिया है? इन्होंने प्रकृति का परिचय दिया है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 129, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और कब की रचना है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे करती हूँ। ये मैंने लिखवाया भी था आपको। क्या इसका भारत भारती का सन क्या होगा, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मानना घोषित किया? कौन सा कवि है वो, कौन से रचनाकार हैं? वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन को वसंत पंचमी के दिन मानना शुरू किया था। आगे चले। क्वेश्चन 130 आप ये हो गया हमारा। 131 देखिएगा, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, दलित भारत की विधवा है। ये पंक्तियाँ पूछा जाता है कि किस कवि की हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ किस कवि की है, और कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन वह टूटे हुए तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की वह विधवा है। कौन है? ये पंक्तियाँ पूछा जाता है कि किसकी ये पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ बात करें तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। 132 क्वेश्चन, निहार रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के हैं? महादेवी वर्मा जी के हैं निहार रश्मि, निर्जा, संध्या गीत। आगे चलें। क्वेश्चन नेक्स्ट 133, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? द्वंद्व गीत की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। रामधारी सिंह दिनकर का है। और इनकी जो अन्य काव्य संग्रह हैं उसमें रेणुका भी आता है, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं हरिओद जी की बात करूं तो इनका जो काव्य है, काव्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिय प्रवास आ जाएगा, पारिजात भी आ जाएगा, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रहस्य, रसिक रहस्य और रसकलश, कल्पलता, ये हरिओद जी के हो जाएंगे। हरिओद सतसई भी है इनका। अगर बात करते हैं भारतेंदु जी की, बात भारतेंदु की आती है तो इसमें भक्ति सर्वस्व है इनका, प्रेम मल्लिका है, और कार्तिक स्नान भी इन्हीं का है। प्रेम सरोवर लिखा इन्होंने, होली और सतसई श्रृंगार, प्रेम प्रलाप, ये इनका है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आया भी है। हिम तरंगिणी, हिम किरटनी, ये किसके हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। पुष्प की अभिलाषा भी इन्होंने लिखा, माता लिखा है, समर्पण भी इनका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो बता देती हूँ आपको। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें पूछी हुई भी होती हैं और कुछ आपको जो करनी है अभी वही होती है। तो धर्मदास, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अब बच्चे समझ गए होंगे कि ये रिपीट हुआ है। रेगुलर बच्चा तो बिल्कुल पहचान लेगा क्वेश्चन को। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास जो है वो आपके कबीर के शिष्य थे। इन्होंने इनकी वाणी का संग्रह किया था बीजक के नाम से। आगे देखिएगा क्वेश्चन 135, निम्न में से कौन सी केशवदास की रचना नहीं है? देव माया प्रपंच जो है केशवदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन 136,
मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार हैं? मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, ये सुमित्रानंदन पंत जी का विचार है। क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? आद्रा इनका काव्य संग्रह नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी जी का आद्रा नहीं होगा। बाकी इनका दूध बतासा भी है और पूजा गीत सेवाग्राम भी है, भैरवी भी है इन्हीं का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 138 को देखिए, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? फिर से आ गया ना तुलसीदास। कल मैंने आपको बताया कि तुलसीदास को नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने कल वाली क्लास को बहुत कम देखा है, आप उसको देखिएगा। ऐसे ही करेंगे तो आपके पेपर छूट जाएंगे, फिर आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके ये मत सोचिए एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, कोई बात नहीं है, नहीं आई, आ जाएगी। तो तब तक तैयारी को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कम से कम कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिसमें हम बहुत मतलब कि टोटल मार्क्स के बहुत ज़्यादा करीब हो। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बोला था कि तुलसीदास को नहीं छोड़ना है, इनके बचपन के नाम को याद रखना है क्या है, और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे आपका रामचरितमानस हुआ तो किस भाषा में लिखी गई है, ये तो अवधी भाषा में है, लेकिन आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, कौन सी रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है, और रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं, कांडों का टोटल क्रम याद होना चाहिए, इसको लिखने में इनको कितना समय लगा, ये बात भी याद होनी चाहिए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आप 4 5 6 चीज़ें होंगी मुश्किल से, तो इनको याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन एक यहाँ से ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 139, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये भी आपका रिपीटेड है, हिंदी का संबंध जो है वो बहुरूपीय भाषा परिवार से है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रेगुलर बच्चे को तो काफ़ी मज़े आ रहे होंगे, कल वाले पेपर में भी काफ़ी मज़े आए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है कल वाला क्लास तो प्लीज़ देखिएगा उसको, क्योंकि आप अगर क्लास नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कहाँ से नहीं। मैं मानती हूँ सिलेबस पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है, और पढ़ भी लिया होगा आपने, डिटेल में थ्योरी वगैरह सब पढ़ ली होगी, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, आपका साहित्य से कोई भी टॉपिक हो, या फिर भाषा विज्ञान हो, व्याकरण हो। लेकिन अब जो समय है ना, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर को करने का समय है, और ये ज़रूर करना है, पूरा करना है, रिपीट करके करना है। एक बार किया आपने, 2 बार किया, एक क्लास को आप 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, आप फटाक से आंसर देना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें लापरवाही मत कीजिए, मेरी तो आपसे यही एडवाइस है कि आप लापरवाही मत कीजिएगा, अपने कार्य को बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? ये 1500 ईस्वी के आसपास हुआ है। और मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत कम क्लास आपको मिली होंगी यूट्यूब पर, जहाँ आपको 200 क्वेश्चन एक ही क्लास के अंतर्गत कराए हैं, और 1 आवर के अंतर्गत कराए हैं, 1 घंटे के अंतर्गत ही आपको कराए हैं। मैंने हर एक पेपर को आपको कोशिश की है कि वो 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाए, चाहे वो आपका टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। और ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी आपको, समझाया नहीं है, समझाया भी है। ठीक है, और बेटा एक बात अपने मन में कभी मत लाना कि आप किसी दूसरे बच्चे को ये चीज़ें शेयर ना करें, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भला होगा। कोई आपको दुआ ही देगा, और दुआएं लगती हैं, दुआओं का असर होता है। ठीक है, तो आप क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक पसंद आती है आपको तो लाइक करने में कमी मत कीजिए, आपका कुछ ज़्यादा थोड़ी है। और दूसरे सामने वाले को क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए क्लास बनाती हूँ, आप क्लास को लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि आपके लिए कुछ और अच्छा लाऊं, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेके आऊँ आपके लिए, आपको वो पसंद आए। ठीक है, तो कभी इस चीज़ में कमी नहीं करनी चाहिए। आप चैनल पर नए हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा जो बनेगा यहाँ पर 141 बनेगा। यहाँ देखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन 142, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण यहाँ व्यक्त ध्वनियों से होता है, भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। और भाषा ये हो गया आपका। क्वेश्चन 143 को देखिए, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है खड़ी बोली हिंदी का उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? हिंदी शब्द के संबंध की बात करते हैं तो संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है, इसका संबंध सिंधु यहाँ राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 145,
संस्कृत के तत्सम शब्द के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? उसको तद्भव कहा जाता है। जब हिंदी में परिवर्तित रूप हो जाता है तो उसको तद्भव, और संस्कृत वाला ही रूप रहता है तो तत्सम। देशज वो शब्द होते हैं जो आपके देश में जन्मे हैं, जिनका उत्पत्ति का आपको मालूम नहीं है तो आप उनको देशज का नाम दे देते हैं। दो भाषाओं से मिलकर अगर शब्द बनते हैं तो आप उसको संयुक्त का नाम देते हैं, संकर शब्द भी बोल देते हैं। देखिए हिंदी की बोलियां कितनी हैं? हिंदी की 17 बोलियां हैं। कल ये क्वेश्चन आया था, कल वाले पेपर में, देखिएगा आप ध्यान से, अगर पेपर देखा होगा आपने तो आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अर्धमागधी से निकली हुई आधुनिक भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, अर्धमागधी से निकली हुई, और 2018 के टीजीटी में ये पेपर में आया है। आपने 18 के पेपर लिए हैं तो आपने पहचान लिया होगा क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, 148 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? देवनागरी लिपि को दी गई है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए आप, अगर ऐसे नहीं याद रख पाते, नहीं तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए तब भी याद हो जाएंगे। देखिए दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? देवनागरी लिपि के प्रचार का समय था ईसा की 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन 150, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम शिरोरेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये आपका कैंसिल कर दिया था तो इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। यहाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन 152, इस लिपि को पवित्राक्षर या फिर बीजाक्षर भी कहा जाता है, तो इसको किसको कहा जाता है? ये हीरोग्लिफिकी लिपि को कहा जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हीरोग्लिफी आपका फिकी लिपि है, और इसी लिपि को हम क्या कहते हैं? इसको हम पवित्राक्षर या फिर बीजाक्षर भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 153, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अ की जो 12 खड़ी है ये देवनागरी लिपि सुधार समिति है, उसने अस्वीकृत कर दिया, तो इस समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नेक्स्ट 154, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी से हुई है, फ्रेंच विद्वान कुपेरी ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 155, कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? कौन से बादशाह हैं जिन्होंने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? तो शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोटो का प्रयोग किया गया है। इन्हें जब किसी फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या कहलाती है? लेगेसी फ़ॉन्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? लेगेसी फ़ॉन्ट कहलाती है। कंप्यूटर के युग में जब देवनागरी लिपि के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया गया, जिन्हें अब किसी फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है, तो अब किस रूप में जाना जाता है? इनको अब किस रूप में जाना जाता है? लेगेसी फ़ॉन्ट के रूप में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 157, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अंतर्ध्यान का बताना है। अंतर्ध्यान का क्या होता है? अंतःधन ध्यान होता है। राइट आंसर अंतःधन ध्यान। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आप 158, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। दुस्साहस का होता है दुस्साहस। ये जो विसर्ग हैं इनको आपको आधा स बन जाता है, इनका क्या बन जाता है? आधा स बन जाता है, तो दुस्साहस बन जाएगा। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और नहीं में आंसर देना है। अखंड का बताना है, अनंत हो जाएगा। ये नहीं होगा अनंत, क्योंकि अखंड का अविभक्त भी होता है, अक्षय भी होता है, समूचा भी होता है, लेकिन अनंत जो है नहीं होता। नहीं में आंसर बताना था, जो गलत है वही बताना था। क्वेश्चन 160, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का विलोम शब्द है। शब्द का विलोम शब्द यहाँ तिमिर हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए 161 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। अधिका हमें बताना है। अधिका होता है मानसिक रोग। अधिका क्या होता है? मानसिक रोग होता है। राइट आंसर। क्वेश्चन 162। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। पुष्कर और पुष्कल, इन दोनों का बताना है। पुष्कर जो है वो जलाशय को कहा जाता है और पुष्कल बहुत को कहा जाता है। किसको? बहुत को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 163। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं में हमें बताना है आंसर। तो उपसर्ग से भ्राता नहीं बनता, उपाध्यक्ष भी बनता है, विदेश भी बनता है और प्रताप भी बनता है। क्वेश्चन 164। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अविभाव समास का विकल्प है। अविभाव समास का कल भी आया था आपसे, ये कल भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए यथा साध्य का पूछा जाता है तो जितना साधा जा सके। यथा साध्य का राइट क्या होता है? जितना साधा जा सके, ये समस्त पद होता है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 165। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है। निर्दोष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 166। खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में हमें प्रत्यय बताना है। तो यहाँ ओला प्रत्यय है। खट धन ओला खटोला होता है। क्वेश्चन 167। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है। पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा होगा? पुनर्जीवित। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पुनः धन जीवन हो जाएगा। पुनर्जीवन आपका बन जाएगा ये। पुनः आप कैसे इसको लिखेंगे? ऐसे, पुनः धन जीवन। और यहाँ पर ये जो विसर्ग हैं, ये विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाते हैं, रेफ वाले रा में। इस तरीके से ये किस में बन जाएंगे? रेफ वाले रा में बन जाएंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 168। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का बताना है जो सही नहीं है। आंसर नहीं में देना है। तो यहाँ शीतल नहीं होगा। मनुष्यता भी होता है, घटाव होता है और सुखदायी भी होता है, लेकिन शीतल नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 169। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कितनी बार आया है क्वेश्चन में अब तक? तुम्हारे यहाँ राइट हो जाएगा। कभी आपसे अन्य को पूछ लेगा, अन्य पुरुषवाचक, या फिर आपसे प्रथम पुरुषवाचक पूछ लेगा, उत्तम पुरुषवाचक भी बोलते हैं जिसको, या मध्यम पुरुषवाचक पूछ लेगा। तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत बार, मैनी टाइम बताया मैंने आपको। आप उसको ध्यान रखिएगा, कल वाले क्लास में ही देख लीजिए अगर नहीं आपको समझ आया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। देखिएगा यहाँ पर, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे सूट में कितना लगेगा? 3.5 मीटर लगेगा। तो निश्चित परिणामवाचक है ये। आपको इसने क्लियर कर दिया कि कपड़ा कितना लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 171। देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। जातिवाचक का यहाँ पर क्या होगा? मनुष्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कौन से विकल्पों में से? ये जो आपको दिए गए हैं। और कौन सा पूछना है आपसे? संकेतवाचक का। तो आप बता देंगे यदि तुम सही समय पर इलाज कराते तो जल्दी ठीक हो जाते। आपने संकेत तो दिया है भाई, ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आपने सही समय पर इलाज ही नहीं कराया, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे। राइट बन जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 173। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानने की बात करती है। तो यहाँ आप देख चुके होंगे और आपने पहचान लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? रमेश ने काम खत्म किया और अपने घर चला गया। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जब किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र का पता चल ही गया होगा आपको, जब कोई चीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती है। आज यदि बारिश हो
तो तुम यहीं रुक जाना। रुकना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बारिश के होने पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य के भेद को पहचानना है। देखिए, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। हमने पानी को बरसते हुए देखा और घर में शरण ली, ये रिपीट हो चुका आपका क्वेश्चन, सेम टू सेम। ठीक है, और से आपने पहचान लिया होगा कि ये क्या होगा। राइट आंसर हो गया आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में अलंकार बताना है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आपकी बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, अब आपको दिखाई देगा पूरा क्वेश्चन, देखिएगा। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है आपकी। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ से बाधित करके अन्य अर्थ को बताए, जब कोई भी शब्द अपने मुख्य अर्थ को बाधित कर दे और अन्य अर्थ को बताता है, तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो लक्षणा होती है। अगर मुख्य अर्थ आपका नहीं दिखाई दे रहा, कोई दूसरा अर्थ दिख रहा है, लोक प्रचलित अर्थ है, तो आपकी लक्षणा हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई नहीं है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे व्यंजना हो जाती है। क्वेश्चन 179, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? अभिधा शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन जो बनता है आपका 180, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, पंक्ति में अलंकार पूछा जाता है, तो यहाँ श्लेष अलंकार राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 181, और यहाँ जो है आपके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि क्वेश्चन 181 से 185 तक इससे पूछे जाएंगे आपसे, और इसको पहले आपको पढ़ना है, इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उनको करना होगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। आज की भागती दौड़ जिंदगी से मुस्कुराहट तो ना जाने कहाँ चली गई। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ चली गई। कुछ दशक पहले तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह नहीं है। किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बचाकर सुरक्षित निकालना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है और जो उसके शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निश्चय ही सारे दिन ऊर्जावान रहता है और वह बिना किसी तनाव के सारे कार्य कुशलता से पूर्ण कर लेता है। पुनः अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बनाता है और निश्चित हो सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहते हैं? सभी उसका सानिध्य पाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं। ठीक इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले लोग व्यक्ति से हर कोई दूर भागना पसंद करता है, हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है, प्रसन्न वंदन के दर्शन मात्र से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियाँ बांटे। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। अब क्वेश्चन 101 को देखिएगा। अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? लोग व्यस्तता का मुखौटा पहनकर निकल जाते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद में जीवन के किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? जीवन की जो अनमोल औषधि है वो है मुस्कुराहट।
क्वेश्चन 183, कैसे व्यक्ति से लोग मिलना पसंद करते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं? नहीं में आपको आंसर देना है। लोग मिलना पसंद नहीं करते, जो व्यक्ति दूसरों की बात पर झुंझला जाए उससे मिलना पसंद नहीं करते, और जो मुस्कुरा कर किसी से बात करे तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिशा का क्या है, समानार्थी शब्द है? स्थिति होता है। दिशा का समानार्थी शब्द स्थिति, राइट। क्वेश्चन 185, दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? मुस्कुराहट होगा, राइट आंसर मुस्कुराहट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन हम आ गए हैं 186 पर। क्वेश्चन 186 से लेकर 190 तक आपको एक पैराग्राफ काव्यांश दिया गया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर उनके उत्तर देने हैं, तो पहले इस काव्यांश को पढ़ना जरूरी है। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा तो तोड़ बहते हैं, जैसे निर्झर प्रगति नाम का सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। प्रगति नाम को क्या करता है? सार्थक करता है यौवन दुर्गमता पर चलकर, कठिनाई से आगे बढ़ते हुए। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी यही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगा कर है लहराई। आज विगत युग की पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलना, नवयुग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास खिलाना। उठो राष्ट्र के नव यौवन, तुम दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण, जगा दो नए प्रातः का नया जागरण। आज विश्व को यह दिला दो, हमें भी जागी तरुणाई, नई किरण की चाह चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 186 को देखिए, नव युवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करता है? तो ये सार्थक करता है दुर्गम रास्तों पर चलकर। कैसे सार्थक करता है? दुर्गम रास्तों पर चलकर सार्थक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, काव्यांश के अनुसार विगत युग के पतझर पर से क्या आशय है? विगत युग के पतझर से अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, ये आशय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 188, किस देश के नवयुवक का आह्वान, कवि जो है वो देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है उसमें नए कार्य और कार्यों को करने का उत्साह व क्षमता है। यही एक रीजन है कि कवि जो है वो देश के नवयुवकों का आह्वान कर रहा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर बुढ़ापा बनेगा। ये तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन 190, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? नवयुवकों का आह्वान करना, ये राइट शीर्षक होगा। अब क्वेश्चन हम 191 से करेंगे, क्योंकि 190 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिएगा ये आ गए हमारे क्वेश्चन आगे 191, अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो अधिगम राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 192, नाटक क्या है? कला प्रदर्शन है। नाटक क्या होता है? कला का प्रदर्शन ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हमेशा अधिगमों में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है? कौन है जो हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका को निभाने के लिए जिसको माना जाता है? तो वो भाषा है। भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है हमेशा अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी क्या है? निर्दिष्ट जो पाठ्यक्रम है इसका समानार्थी शब्द बताना है तो मुखर होता है, इसका समानार्थी शब्द मुखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है? किस समाज में है पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान? तो लिंग समान समाज में। कौन से समाज में होंगे? लिंग समान समाज में, जहाँ सबको समान समझा जाता है वहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 196, छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आकलन अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा ये आकलन अधिगम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का तात्पर्य क्या है?
गुणात्मक परिवर्तन, विकास का तात्पर्य होता है गुणात्मक परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? समावेशन में अगर सबसे बड़ी बाधा को देखा जाए तो वो समाज के कारण होती है। राइट आंसर समाज होगा। क्वेश्चन 199, भाषा के लक्षण संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक और विकास किस आयु में आते हैं? कौन सी आयु में आते हैं भाषा के ये वाले लक्षण? भाषा के लक्षण संवेग, सामाजिक और शारीरिक विकास ये किस आयु में आते हैं? बचपन में आ जाते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? बचपन। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 200, प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है, ये क्या है? कला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये हमारा क्लास बताइएगा ज़रूर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेज हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और अगर आप हमारे जीएस वाले क्लास को भी देखना चाहते हैं तो शाम को वो क्लास भी आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। सीटेट की क्लास भी हमारे चैनल पर जल्दी अवेलेबल होंगी। एक जीके जीएस की डिटेल में क्लास भी चलेगी। तो जो भी क्लास आपको पसंद आती रहे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।